तो पंचायत चुनाव के पहले चरण में 69.27% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर के लोगों ने वोट डाला। यहां पर 86.3% मतदान हुआ। नैनीताल जिले में 77.7% मतदान हुआ है। देहरादून में 74.45% मतदान का प्रतिशत रहा है। तो उधम सिंह नगर वालों ने जो है अपनी जिम्मेदारी को समझा और वोट कास्ट किया, यानी कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 86.3%। देखिए, बहुत अमूमन हम विधानसभा और लोकसभा में भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। और नैनीताल का भी हमने जिक्र किया 77 और देहरादून में 74.45%। अब देहरादून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एलीट क्लास जो है, राजधानी है तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कम उधम सिंह। उत्तराखंड में फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गए। इसके साथ ही 10,500 प्रत्याशियों की किस्मत भी मतपेटियों में बंद हो गई है। चुनाव के पहले फेज के तहत उत्तराखंड के 30 ब्लॉकों में 2,464 ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ, जिसके लिए 10,621 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदेश के करीब 3,315 बूथों पर सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो शुरुआती 2 घंटों में मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। सुबह 10 बजे तक पूरे प्रदेश में मात्र 13% मतदान हुआ था, लेकिन फिर मतदान की रफ्तार बढ़ने लगी। 12 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़कर 30% हो गया था और शाम तक आंकड़ा 50% तक पहुंच गया था। इस दौरान राष्ट्रीय दलों ने भले ही लाख दावे किए हों, लेकिन लोगों ने अपनी बेसिक समस्याओं को ध्यान में रखकर ही मतदान किया है। लेपर्ड तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। अभी वो जानवरों को पकड़ रहा है, कुछ टाइम बाद वो इंसानों को पकड़ना शुरू कर देगा। और दूसरा, यहाँ गंदा पानी, जैसे कि आप देख रहे हैं, गंदा पानी से गांव का एरिया ही सिंचाई करते हैं गंदे पानी से। वही जो अगर सब्जी गाँव लोग खाएंगे तो उनका क्या होगा। बहुत समस्याएं हैं। फिलहाल तो ये मेन है कि ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीट लाइट, जो जानवर है खुले छोड़ रखे हैं, कोई इसमें प्रशासन कोई एक्शन ले नहीं रहा है। मतदान का ट्रेंड भी अपने आप बहुत कुछ कह गया। पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जैसे जिलों में मैदानी क्षेत्र, उधम सिंह नगर, देहरादून की अपेक्षा हर चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा। 2 बजे तक जहां इन जिलों में 41 से 45% मतदान हुआ, वहीं उधम सिंह नगर और देहरादून जैसे जिलों में मतदान प्रतिशत 50 से 53% के बीच चल रहा था। मेन समस्या यह है कि यहाँ एक ऐसा प्रतिनिधि हो जो क्या भ्रष्टाचार का अंत करा सके। यहाँ जिस तरह से सरकारी तंत्र से पैसा आता है और प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी और ब्लॉक के लोग क्या इसे बंदरबाट कर लेते हैं, उसका अंत चाहते हैं। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर प्रशासनिक मशीनरी ने राहत की सांस ली है। अब दूसरे चरण में 31 विकास खंडों के लिए 11 अक्टूबर को और तीसरे चरण में 28 विकास खंडों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। और अंतिम चरण का मतदान ही आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि इस चरण में प्रदेश के सबसे दूरस्थ विकास खंडों में मतदान होना है। सुनील नवप्रभात, न्यूज 18, देहरादून। पहले चरण के मतदान में गजब का उत्साह देखने को मिला। अपने गांव की सरकार चुनने का क्रेज युवाओं से लेकर बुजुर्गों सभी में दिखा। दिल्ली से लोग अपने गांव वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में जहां वोटरों ने विकास के नाम पर वोट डाला तो उम्मीदवारों को अपनी ही जीत तय नजर आ रही है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के लिए पहाड़ में पैदल चलकर मतदाता तमाम चुनौतियों को पार कर मतदान स्थल पहुंचे। महिला, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी में वोटिंग के लिए काफी उत्साह दिखा। कुछ लोग तो अपने गांव की सरकार बनवाने के लिए दिल्ली समेत अन्य महानगरों से गांव वोट डालने पहुंचे हैं। सर, इस बार उम्मीदें कर सकते हैं, सो इस बार दिया है, अब देखो सर क्या होता है। लेकिन हर बार दिया, कुछ परिणाम तो हमारे यहाँ पे तो नहीं आए देखने को। अब देखो इस बार क्या होता है। तो अपने गांव का विकास हो इसलिए आए हैं। कहाँ से आए वोट डालने? हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा। मतदान के दौरान वोटिंग के लिए महिलाएं ज्यादा सक्रिय नजर आई। इस दौरान हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करते भी नजर आया। हाँ, लग रहा है कि जीतूंगी करके, जीत होगी, मतलब सोच रही हूँ कि जीत होगी हमारी। हाँ, मतलब और करूँगी। हमारे यहाँ तो रोड की भी परेशानी है, पानी की भी, सब चीज़ की मतलब सुविधाएं, मतलब कोशिश करूँगी कि सुविधाएं करूँगी, करेंगे और जीतेंगे और गांव का विकास करेंगे, आगे बढ़ते। जनता ने गांव के विकास के लिए वोट किया है तो उम्मीदवारों के अपने दावे हैं।
बहरहाल अब सभी की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो चुकी है और चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि आखिरकार किसके सर ताज सजेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पंचायत चुनाव के पहले चरण में हर जगह लोगों में काफी उत्साह था। पौड़ी की बात करें तो खिरसू ब्लॉक के मरोड़ा में एक वोटर वोटिंग के लिए नहीं पहुंचा। दरअसल मरोड़ा गांव को पाबो ब्लॉक से सिरखू ब्लॉक में शामिल करने के खिलाफ ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। अन्य जगहों पर रास्ते ठीक नहीं होने की वजह से लोग काफी मुश्किल से पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान किया। पंचायत चुनाव में पहले चरण के मतदान से कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दावा किया है कि जनता बीजेपी सरकार से परेशान है, लिहाजा लोग कांग्रेस से समर्थित या विचारधारा वाले कैंडिडेट को ही जिताएगी। एकमात्र मौका हम नहीं कह सकते। छोटे चुनाव बहुत निर्णायक तो नहीं होते हैं, लेकिन जनता का मूड बताते हैं। इसीलिए जनता का मूड देखकर हम कह रहे हैं कि काफी अच्छी जीत होगी जनता के मूड से। जनता का गुस्सा है, जब गुस्सा होता है तो सामने वाले को वोट नहीं करती। और अब लोग बातचीत में कहने भी लगे हैं, तो जो कहने लगे और कहने का जो गुस्सा है वो भी सुनाई देता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी दावा किया है कि राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि जनता को पता है बीजेपी ही विकास कर सकती है। पंचायत चुनाव में जो लोगों का मूड है वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, बल्कि इस सरकार को एक सबक सिखाने के लिए वोट दे रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से जिला पंचायतों तक में हमारे उम्मीदवार बहुत अच्छी संख्या में जीत के आए। सरकार ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और लोगों का विश्वास भी हमारी सरकार पर है और लोगों का ये मानना भी है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, कोई भी विकास काम होंगे अगर अभी हमारा प्रतिनिधि आएगा तो फिर बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी तरह से विकास कार्य संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव का पहला फेज पूरा हो चुका है, 2 फेज अभी बाकी हैं और रिजल्ट 21 अक्टूबर को आएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार के 2.5 साल के काम पर मुहर लगेगी, तो कांग्रेस यहां भी बैलेट पेपर के भरोसे है। पहले फेज में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब इंतजार 21 अक्टूबर का होगा, जब नतीजे आएंगे। इन नतीजों पर नजर सरकार और विपक्ष दोनों की होगी। सरकार और संगठन दोनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार के काम पर जनता फैसला देगी, वहीं संगठन को पता चलेगा कि 2022 के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी दफा जनता के बीच में जाना पड़े उसको बड़ी संजीदगी से मानती है और जनता की पार्टी हमेशा मानते हैं। तब बेहतरीन रिजल्ट आएंगे और निश्चित तौर पर अभी तो 2.5 साल बाकी है और बेहतरीन काम हम जनता के लिए करेंगे और उन सबको लेके जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि जनता सरकार की नाकामियों पर वोट करेगी और पार्टी इसलिए भी जीतेगी क्योंकि चुनाव बैलेट से हो रहा है। देखिए, बिल्कुल पंचायत चुनाव के जितने भी रिजल्ट आएंगे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, आप देखना। क्योंकि जितने भी, हम तो सीधा कह रहे हैं कि जितने बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। अभी हमने श्रीनगर और बाजपुर दिखा दिया, बैलेट पेपर पर हुआ तो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया। राज्य में पंचायत का चुनाव दरअसल ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसलिए नतीजों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है और इन चुनाव नतीजों में 2022 की भी वो झलक मिल जाएगी कि आज जनता किसके साथ है और किस से नाराज। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी नेता उमेश शर्मा काऊ के तथाकथित ऑडियो के वायरल होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ये बिगड़े हुए लोग थे, जो अच्छा हुआ कांग्रेस से चले गए। हरीश रावत ने कहा कि ये बीजेपी का कल्याण ही इन लोगों ने किया और असली कल्याण भी ये करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि पार्टी इस मामले में जांच करवा रही है, उसके बाद तथ्यों के आधार पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। वे लोग थे, अच्छा हुआ कांग्रेस से चले गए और भाजपा का कल्याण भी इन्होंने किया और असली कल्याण भी यही करेंगे 2022 के चुनाव से। नहीं, सारे
जो कांग्रेस के लोग थे वो कांग्रेस के रहे कहाँ। कांग्रेस की नीतियों से खिन्न आके उन्होंने भाजपा की नीतियाँ अपनाई हैं। इसके संविधान में विश्वास, संविधान के अनुरूप चलना, वो तो चलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम सब एक ही हैं, बाहर थोड़ी हैं। कहीं पर अगर कोई गलती हो रही है किसी से तो क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उनको भी देखना होगा। अगर गलती मेजर है तो फिर उसके लिए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हमारे वहाँ होती है वो होके ही रहेगी। त्रिवेंद्र रावत सरकार शराब तस्करों पर सख्त हो चुकी है। शराब तस्करों को नहीं मिलेगी थाने से जमानत, मुख्यमंत्री ने दिए हैं। गृह और पुलिस विभाग को निर्देश, न्याय विभाग के साथ एक्ट में संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर सख्ती जो है नजर आ रही है, सरकार सख्त नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब जमीन पर कितना उतर पाता है ये आदेश कहें या जिस तरह का फैसला लिया गया है, थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा। तो शराब तस्करों को थाने से जमानत नहीं मिलेगी, ये बड़ी खबर, और मुख्यमंत्री ने गृह विभाग, पुलिस विभाग को इस बारे में निर्देश दे दिए। पेयजल निगम के निलंबित अधिशासी अभियंता सुजीत कुमार विकास आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस चुके हैं। विजिलेंस ने जांच के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सर्च के दौरान इनके आवास से 9 प्रॉपर्टी की डिटेल्स के अलावा कई लाख का सोना भी मिला। सुजीत कुमार की डालनवाला स्थित कोठी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान विजिलेंस ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए, जिनमें से करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से खरीदने की बात भी सामने आई। साथ ही मामले में अब विजिलेंस घर में मिले डॉक्यूमेंट्स की जांच में जुट गई है। इन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें करीब इनकी 2.25 करोड़ के आसपास इनकी लीगल सोर्सेज से इनकी आय हमारे संज्ञान में आई, लेकिन इनका जो खर्चा है, जो व्यय है, वो 5 करोड़ के आसपास का निकला। तो इसी के सापेक्ष इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जिसमें 4 तारीख को इनके घर पर सर्च की गई। सर्च के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने बरामद किए हैं। अब आगे विवेचना प्रचलित है। उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाबालिग सरेआम 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, बिना हेलमेट सड़कों पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ज्ञान देने का भी वैसे समय होता है, अब तो मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए काफी समय हो गया, अब ज्ञान से तो काम चलने वाला भी नहीं है। देहरादून के आरटीओ का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट को कागज में लिख देने से और इन्फोर्समेंट टीम गठित कर देने से नियम फॉलो नहीं हो जाएंगे। लोगों को अपनी जिम्मेदारी से इसका पालन करना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में लिखने से और परिवहन विभाग की एक टीम बनाने से कानून लागू नहीं होता मैम। कानून हमको स्वयं अपने अनुपालन की जब भावना अपने दिल में होगी तभी लाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि एक परिवहन विभाग के देहरादून में एक टीम काम कर रही है और वो सभी लोगों को सुधार देगी या सभी लोगों को कानून का पालन कराना सिखा देगी, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। राजधानी देहरादून में हुई हाई प्रोफाइल आरपी ईश्वरन के घर डकैती मामले में पुलिस ने कस्टडी रिमांड कोर्ट के आदेश के बाद शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को जेल से लिया, जिनका पहले मेडिकल कराया गया, फिर पूछताछ शुरू हुई। दून आरटीओ ऑफिस में तैनात कर्मचारी आलोक के घर भी इन्हीं बदमाशों ने 1 करोड़ 38 लाख रुपए की डकैती डाली थी, जिस मामले में आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी की खामोशी सवालों में है और आज तक मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया है। अभी विस्तार से इनके पूछताछ जो है वो की जाएगी और उनके द्वारा जो और अन्य घटनाएं उनके द्वारा कारित की गई हैं उस संबंध में भी जो है हम उनसे पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रोड एक्सीडेंट में जख्मी एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मंत्री अरविंद पांडे गुदरपुर से खटीमा जा रहे थे। नानक मत्ता के पास रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को देखकर रुक गए और पुलिस की गाड़ी से ही व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मंत्री ने लोगों से अपील की है कि सड़क नियमों का पालन करें। पिछले दिनों मंत्री जी ने अपने छोटे बेटे को सड़क हादसे के दरमियान ही खोया था। उनके 24 साल के बेटे की मौत हुई थी जब वो गोरखपुर में शादी समारोह में जा रहे थे। 3 दोस्त सवार थे और एक ट्रक और वरना गाड़ी, दरअसल वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। उस दौरान ट्रक और गाड़ी की टक्कर में जो है तीनों बुरी तरह इंजर्ड होते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर 2 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें अंकुर पांडे, अरविंद पांडे के छोटे बेटे, और उनके एक दोस्त की मौत होती है और एक कोमा में चला जाता है।
एक बार फिर से केदारनाथ आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 19 और 20 अक्टूबर को पीएम के संभावित दौरे की खबरें आ रही हैं। देहरादून से केदारनाथ तक शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम जो है वो तेजी से चल रहा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 बार केदारनाथ आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। त्रिशूली कैंप ट्रैक के दौरान लापता टीम के 5 सदस्य सकुशल सुतोला गांव पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने इनको खोज निकाला है। वहीं लापता पीटर वेटिक का भी सुराग नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ की 11 लोगों की टीम अभी भी त्रिशूली में तैनात है। हमारे 6 लोगों का ट्रैकिंग दल वहाँ पे गया था, तो उनमें एक पीटर विटेक अभी लापता है। उनकी खोजबीन 11 लोग अभी एसडीआरएफ के ऊपर ही हैं, बेस कैंप 2 और 1 में, और वो लगातार खोजबीन जारी है उनकी। और जो रिमेनिंग 5 लोग हैं वो नीचे सुतोल में आ चुके हैं। खबर गाजियाबाद से आ रही है। हिंडन एयरबेस से पिथौरागढ़ के लिए पहली उड़ान 11 नवंबर को, पिथौरागढ़ के लिए पहली उड़ान 8 नवंबर से बुक किए जाएंगे टिकट। हेरिटेज एविएशन की वेबसाइट पर ये बुकिंग होगी। महज 2500 रुपये का किराया रखा गया है। यानी कि आप जो है गाजियाबाद से ये खबर, हिंडन एयरबेस से पिथौरागढ़ के लिए आप उड़ान भरना चाहते हैं तो 2500 रुपये किराया है। 11 नवंबर को पिथौरागढ़ के लिए पहली उड़ान जो है वो भरी जाएगी। बुकिंग 8 तारीख से यानी कि 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ के पपदेव गांव में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर तेंदुए का अंत हो गया। बीती रात शिकारी जॉय हुकिल ने आदमखोर को पपदेव गांव के भीतर ही मार गिराया। तेंदुए के आतंक की बात करें, एक महिला को मौत के घाट उतारा था उसने, कई लोगों को जख्मी किया था, जिसके बाद से जो है ये जिम्मेदारी दी जाती है शिकारी जॉय हुकिल को। ये गुलदार है, मादा गुलदार है और इसकी उम्र करीब 5 से 7 वर्ष के बीच में है। और इसके जो पंजे थे काफ़ी घिसे हुए थे और जो गुद्दी थी वो भी काफ़ी घिसी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा ह्यूमंस की तरफ जो अटैक करने की टेंडेंसी थी ज़्यादा इसमें प्रिवेलेंट थी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में मनचोले युवक की लड़की ने जमकर पिटाई की। इसके बाद मनचोले युवक पर भीड़ ने भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्किल से मामला शांत कराया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छेड़खानी का आरोप इस पर, जिसके बाद लड़की ने पीटा। वैसे जब छेड़खानी हो रही होती है तब ये लोग नहीं एक्टिव होते जो बाद में हाथ साफ करते हुए नजर आ जाते हैं। अब ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है, बाद में पुलिस पहुंचती है और किसी तरह से इस युवक को बचाती है। खबर पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों के संयुक्त युद्धाभ्यास के दूसरे दिन जवानों ने युद्ध बाधा कोर्स और स्थैतिक मंच से फिसलन का अभ्यास किया है और दोनों देशों के सैनिकों ने पहाड़ी से कूदने, रस्सी के सहारे टावर से उतरने सहित तमाम तरह की मुश्किलों को पार करने का जो है पूरा अभ्यास किया, यानी कि प्रैक्टिस की। शुक्रवार को सैन्य क्षेत्र के सैनिकों को टावर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने, खतरनाक स्थलों को रस्सी के सहारे सुरक्षित पार करने, पहाड़ी से कूदने सहित तमाम तरह के युद्ध बाधा कोर्स कराए गए। The climber puts the casualty on his back and attach him with help of harness and descend down the rope. Slowly looking through his shoulders. दिल्ली के राजपथ पर आयोजित पर्यटन पर्व के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड के कलाकारों ने स्थानीय कला, संगीत और नृत्य पेश कर समा बांध दिया। मिनी इंडिया के तौर पर प्रस्तुत इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति की सतरंगी छटा, पकवान की भीनी भीनी खुशबू दर्शकों का काफी मनोरंजन कर रही है।
मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से आई हूँ और आपने आज परफॉर्मेंस दिया है, बेसिकली उसकी जो अगर बात किया जाए एसेंस की, क्या है आखिर वो नृत्य क्या था? जी हमने पहले में हमने बग्वाल किया जो देवीधुरा में खेला जाता है। ये देवीधुरा में माँ बराही का मंदिर है, वहाँ हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन बग्वाल किया जाता है। और फिर हमने झोड़ा छबीली चाचरी की जो हमारे शुभ कार्यों में किया जाता है, जैसे विवाह है या कोई नामकरण होता है या देवी के मंदिर में, तो ये झोड़ा छबीली चाचरी की जाती है। देश में चारों तरफ रामलीला की धूम है। मनमोहक तस्वीरें भी सामने आती, लेकिन जो हम आपको दिखाएंगे वो बेहद दिलचस्प है। आप स्पेशल रिपोर्ट हमारी नैनीताल से देखिए। कहते हैं कला को आप धर्म, जाति, रंग, रूप और लिंग के बंधन में नहीं बांध सकते, वो तो बस कला होती है। अब हम आपको अपनी इस बात के आधार से रूबरू कराते हैं। देखिए इन कलाकारों को। ये महिला कलाकार हैं, लेकिन किरदार पुरुषों के निभा रही हैं। कोई भगवान राम बना है तो कोई भगवान लक्ष्मण। शास्त्रीय संगीत की चौपाई हो या दोहे हो, छंद हो, राग हो या फिर संवाद अदायगी, ये कलाकार अपनी छाप हर दिल पर छोड़ रही हैं। और इसी वजह से नैनीताल की रामलीला आम लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आपके अपने चैनल ने इन महिला कलाकारों से बात की। सुनिए क्या ख्यालात हैं इनके। महिलाएं भी जो है पुरुषों की तरह वो पुरुषों के रोल कर सकती हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता है यहाँ पे करने में, और हमें सीखने को भी मिलता है। साथ में जो महिलाओं की के लिए एक सोच होती है कि नहीं वो नहीं कर सकती हैं, तो उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस रंगमंच ने ऐसे कलाकार दिए हैं और ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया है कि वो सिर्फ नैनीताल ही नहीं, राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। पहले स्थानीय रंगमंच, फिर बड़े पर्दे पर प्रदेश की बेटियों ने हमेशा खुद को साबित किया। लिहाजा जरूरत है ऐसी बेटियों की हौसला अफजाई करने की। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।